हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे अपने महत्वपूर्ण जो भी हमारे इम्पोर्टेंस आर्टिकल हैं, तो उनका जो हमारा नेक्स्ट भाग है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमने पहले भाग में देखा कि भाग एक में क्या क्या है, यानी कि भाग एक में बात की गई संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। तो हमने भाग एक में देखा था संघ एवं राज्य क्षेत्र, और फिर भाग एक के अंतर्गत ही हमने क्या बात की थी कि भाग एक के अंतर्गत ही 1 से 4 तक अनुच्छेद रखे गए हैं। ठीक है, यानी 1 से 4 तक अनुच्छेद कहाँ पे है, भाग एक में रखे गए हैं। और फिर आर्टिकल 1 में क्या बात की गई थी कि भारत राज्यों का संघ होगा, और इसमें भारत के जो दो नाम है, तो हमारे संविधान में भारत के दो ही नाम इंक्लूड है। वो कौन कौन से हैं, एक भारत आपका हो गया और एक इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो आर्टिकल 2 में कहा गया था कि नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना। ठीक है, यानी कि आप किसी भी देश से कोई भी यदि यहाँ पे नए राज्य की प्रवेश की स्थापना हो रही है, तो जो भी नए राज्य प्रवेश यानी कि अब यहाँ पे नए राज्यों का गठन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था कि सिक्किम का। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो आर्टिकल 3 में कहा गया था कि राज्यों के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो हमारा आर्टिकल 3 है ये क्या बात कर रहा है कि राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन होगा, मतलब कि राज्यों के क्षेत्र के सीमा में परिवर्तन होगा। ठीक है, और नाम में परिवर्तन, और ये सभी अधिकार क्या है, संसद को प्राप्त है। ठीक है, कि कौन कर सकता है इसमें, ये जितने भी है नए राज्यों का गठन या उनका प्रवेश या उनकी जो भी नाम में परिवर्तन है, सीमा में परिवर्तन है, ये सब कौन कर सकता है, तो ये संसद को अधिकार है। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको एक नोट भी लिखवाया था कि संसद को ये अधिकार नहीं है, ये तो ठीक है सारे अधिकार हैं, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि वो किसी राज्य की सीमा को समाप्त कर दे, या वहाँ के मतलब जो भी अपना राज्य का क्षेत्र है या भूभाग है उससे दूसरे देश को दे दे। ठीक है, तो ये संसद को अधिकार नहीं है। तो ये बातें भी आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और आर्टिकल 4 में हमने देखा था कि संसद की जो भी शक्तियाँ हैं उसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद बात करें तो अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन होने पर संविधान संशोधन नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब हम बात करेंगे हमारा जो भाग 2 है, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे भाग 2 में कितने अनुच्छेद रखे गए हैं, तो 5 से 11 तक के अनुच्छेद की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम बात करें यदि कि भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, अब नागरिकता के अंतर्गत ही आर्टिकल 5 से 11 तक यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या दिया गया है। तो आपको पहले याद रखना, जैसे हमने देखा कि भाग 1 में यहाँ पे आप यदि आप फर्स्ट बार देख रहे हो तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 जो हमारे भाग थे, और जो हमारी अनुसूचियाँ थी वो 8 थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बातें याद होनी चाहिए। ये हमारे मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसकी बात करें तो ये 460 प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 25 हो गए हैं, ये 12 हो गए हैं। तो जो अनुसूचियाँ थी वो 12 हैं, भाग 25 हैं, और जो हमारा अनुच्छेद है वो 460 प्लस तक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कल भी समझाया था आपको, और जब हम संविधान का निर्माण पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप में से जो भी पहले स्टार्टिंग के वीडियो ना देखे हो तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग एम लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है उसको पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चैप्टर क्लोज की हूँ मैं, क्योंकि ये अनुच्छेद और अनुसूचियाँ पहले हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद ही हम अब आगे चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमको अब चैप्टर में क्या पढ़ना है, अपना नागरिकता पढ़ना है। और हर एक चैप्टर में जितने भी अब आपको आगे मिलेंगे वहाँ पे आपको हर एक अनुच्छेद और अनुसूचियों से अवगत होना पड़ेगा, इसलिए आप पहले से ही यदि उसका शॉर्टकट में पढ़े रहोगे तो ज़्यादा बेटर होगा समझने में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले आपको यही बताया जाए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नागरिकता यानी कि भाग 2 में बात की गई नागरिकता की। और भाग 2 के अंतर्गत कितने कितने आर्टिकल रखे जाते हैं, तो आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, अब इसमें बात करें आर्टिकल 5 में क्या रखा जाता है। भाग 2 में तो हमने देख लिया कि नागरिकता है। अब अनुच्छेद 5 में क्या क्या होता है, तो अनुच्छेद 5 में होता है
कि इसकी परिभाषा हो गई, नागरिकता प्राप्ति के आधार हो गए कि कोई भी व्यक्ति कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो इसमें से कुछ मुख्य आधार रखे गए हैं। जैसे हम बात करें तो जन्म से, वंश क्रम से, भारतीय माता पिता होने चाहिए। वंश क्रम का मतलब है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भारतीय होने चाहिए, ठीक है। पंजीकरण, कम से कम 5 वर्ष रह गए हों, और उसके बाद उद्देशीकरण तथा अर्जित भूभाग से, ठीक है। तो ये कुछ इसके मतलब जो बोलें तो यहाँ पे कुछ ऐसे 4-5 शर्तें होती हैं। यदि आप पूरा करते हो तो आप भारत के नागरिक माने जाते हो, किसी भी देश के आप नागरिक माने जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, हमारे आर्टिकल 5 में ये सारी बातें कही गई हैं। यदि हमको भारत की नागरिकता लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत सिर्फ हमको, हमारे जो देश में एक कहरी नागरिकता चलती है, ठीक है, यानी कि एकल नागरिकता। और अमेरिका में वही कंपेयर करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, और भारत में जो हमारी है एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि राज्य की हमको नागरिकता नहीं मिलती है, हम सिर्फ ये जाने जाते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, ना कि हम एमपी के नागरिक हैं या यूपी के नागरिक हैं या बिहार के, ठीक है। तो आपसे जब भी कोई पूछेगा कि आप कहाँ के हो, आप यही बताओगे कि आई एम इंडियन, ठीक है। यानी हम भारत के नागरिक हैं, ना कि हम अपने स्टेट का नाम बता सकते हैं कि मैं यूपी से हूँ या एमपी से हूँ, ऐसा नहीं बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको नागरिकता कहाँ की प्राप्त है, भारत की प्राप्त है। तो आर्टिकल 5 में जो ये मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग उसको नोट में अपने ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। जो भी आप नोट्स लिए होंगे उसमें नोट जरूर कर लेना। तो आर्टिकल 5 में क्या बात की गई, इसकी परिभाषा की, और नागरिकता प्राप्ति के आधार यानी कि जन्म से हो गया कि आप यहीं भारत में ही जन्म लो। यहाँ पे वंश से हो गया कि यानी आपके पेरेंट्स में मम्मी पापा में से कोई भी भारतीय होना चाहिए। एक पंजीकरण, पंजीकरण का मतलब है कि कम से कम 5 वर्ष रह गए हो, ठीक है। यानी कि यदि आप 5 वर्ष तक भारत में रह गए हो तो आपका पंजीकरण होने के बाद क्या होगा कि आप भारत के नागरिक माने जाओगे। उसके बाद था कि उद्देशीकरण तथा अर्जित भूभाग, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है, और इसमें पहले दिया गया था हमारी, जब एम लक्ष्मीकांत जी की बुक भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम लोग अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ था कि जम्मू कश्मीर को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, जबकि भारत में एकहरी नागरिकता प्राप्त है, ठीक है। जो अभी मैंने बताया कि अमेरिका को दोहरी नागरिकता प्राप्त है और भारत में हमारे एकल नागरिकता ही है। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर को अभी तक 31 अक्टूबर के पहले तक ये था, ठीक है। लेकिन अब हम नहीं पढ़ सकते इसको कि जम्मू कश्मीर को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और राज्य भी नहीं रहा है। आर्टिकल 370 पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है, यानी कि अब जम्मू कश्मीर को भी एक गहरी नागरिकता प्राप्त है, ठीक है। अब उसको ये कोई प्रावधान नहीं है कि जम्मू कश्मीर को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। उसके बाद अब हम आते हैं जो हमारा अनुच्छेद 6 है, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 6 की हम बात करें तो यहाँ पे क्या बताया गया है, पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता 19 जुलाई 1948 पहले जो लोग वापस आ गए हैं, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान को जो चले गए थे, जब हमारा भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो क्या हुआ था कि भारत के कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन 19 जुलाई, यहाँ पे ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 19 जुलाई 1948 से पहले पहले, ठीक है, तो वहाँ पे वापस आ गए थे, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और ये किस अनुच्छेद में बात की गई है, ये हमारा अनुच्छेद 6 में कहा गया है। उसके बाद हम बात करें यदि, तो आर्टिकल 7 में क्या बात कही जाती है, भारत से प्रवर्जन करने वाले, यानी कि भारत से प्रवर्जन करने वाले लोग और विदेशी लोगों की नागरिकता, ठीक है। यानी कि वहाँ पे हमने देखा कि भारत को मतलब पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले, यानी आर्टिकल 6 में देखा हमने कि जो पाकिस्तान को प्रवर्जन कर गए थे। अब यहाँ पे क्या है, भारत से प्रवर्जन करने वाले, यानी कि भारत से प्रवर्जन करने वाले का मतलब है कि अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पाकिस्तान ही जाओगे, क्योंकि आर्टिकल 6 जो है उसमें साफ साफ आपको दिया हुआ है पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले, यानी पाकिस्तान को जाने वाले, और जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस लौट आए हैं उनको नागरिकता भारत की मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 7 में हमारा क्या कहा जा रहा है, भारत से प्रवर्जन करने वाले लोग और विदेशी लोगों की नागरिकता, यानी कि भारत के लोग पाकिस्तान के अलावा आप किसी भी देश में जाते हो, ठीक है,
और वहाँ से फिर आप वापस आते हो, या कि जो भी विदेशी नागरिक होते हैं, विदेशी लोग होते हैं जो यहाँ पे रह जाते हैं, कुछ उनकी भी शर्तें होती हैं। तो जब उनको, अभी आपको पता हाल फिलहाल में ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट लाया गया था, या सीएबी कहें या सीएए, ठीक है। तो पहले सीएबी ही होता है, पहले बिल होता है, जब बिल पास हो जाता है तभी वो अधिनियम बनता है, यानी सीएए। जो ये एक्ट लाया गया था, ये एक्ट उन्हीं के लिए था जो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। यानी कि जो हम बात करें तो जो बाहर के आए हुए यहाँ पे हैं या विदेशी नागरिक हैं, उनको नागरिकता देने के लिए इसमें बात कही गई थी, ठीक है। कि जो यहाँ पे रह रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, तो उनके लिए नागरिकता देने के लिए यही बात कही गई थी। और ये किस में है, आपके आर्टिकल 7 में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कही गई हमारी, कि भारत से प्रव्रजन करने वाले लोग और विदेशी लोगों की नागरिकता, ठीक है। ये आर्टिकल 7 में दोनों का ही अंतर आप बहुत अच्छे तरीके से समझना, कि 6 में सिर्फ कहा गया है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, और उनमें जो जाते हैं पाकिस्तान को और वो 19 जुलाई 1948 से पहले वापस भी आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको भारत की नागरिकता मिलती है। लेकिन आर्टिकल 7 में कोई एक देश का नाम इंक्लूड नहीं है कि किसी भी देश में जाके आते हैं। यहाँ पे है कि आप यदि इंडिया के हो, अमेरिका भी जा रहे हो, पाकिस्तान भी जा रहे हो, भूटान भी जा रहे हो, चीन भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, उसके बाद आप आ रहे हो, या अमेरिका के, भूटान के, बांग्लादेश के, आपको पता कितने रोहिंग्या शरणार्थी यहाँ पे आए थे, कई देशों से भारत में शरणार्थी जो भी आते हैं, तो उनकी नागरिकता, जो लंबे समय से रह जाते हैं, उनकी नागरिकता देने का प्रावधान किस में है, आर्टिकल 7 में है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 8 की, तो आर्टिकल 8 में बताया गया है विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता देना, ठीक है। यानी कि जो भी विदेशी नागरिक हैं, तो आर्टिकल 1 में हमारा क्या बताया गया है, कि विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता देना, ठीक है। वहाँ पे हमने साथ में क्या समझा, कि भारत को प्रव्रजन करने वाले लोग जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, मतलब कि भारत से प्रव्रजन करने वाले लोग और विदेशी लोगों की नागरिकता हो गई। उसके बाद ये है कि विदेशी, मतलब कि जो भी विदेशी लोग हैं, तो विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता, यानी कि यदि आप सपोज अमेरिका से कोई आ रहा है, ठीक है, उसको अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता देना, ये कहाँ पे है, हमारे आर्टिकल 8 में बात की गई, ठीक है। इसके बारे में जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, बस इसका शार्ट बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे, जब हम अपना अध्याय स्टार्ट करेंगे तो डिटेल से इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 8 में क्या भी बात की गई है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता, जो भी विदेशी नागरिक हैं उनको क्या करना है, भारत की नागरिकता देना है, जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, ठीक है। यानी कि सीएए है, ये इन्हीं आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 के तहत ही ये प्रावधान लाया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में क्या बात की जाती है, भारत की नागरिकता को समाप्त करना, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 9 में क्या कहा जाता है, जो हमारा आर्टिकल 9 है, ये जो मैं बोल रही हूँ आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आर्टिकल 9 में क्या है, भारत की नागरिकता को समाप्त कर देना, ठीक है। यानी कि जो भी था समाप्त कर देना भारत की नागरिकता को। आप भारतीय नागरिक हो और किसी कारणवश इनमें जो भी शर्तें होती हैं, और यदि आप उसमें से एक में भी चूक जाते हो या उसको पूरा नहीं कर पाते हो, तो फिर क्या होता है, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। जब भी कोई क्रिमिनल होते हैं या और गलत काम करते हो, देशद्रोह का आप पे आरोप लगता है, वहाँ पे भी स्थिति बनती है कि आपको आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल 9 में किस बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे बात की गई है भारत की नागरिकता को समाप्त करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 10। तो आर्टिकल 10 में बताया गया है संसद की शक्ति, जो आर्टिकल 10 है हमारा, अनुच्छेद 10, उसमें क्या बात की गई है, संसद की शक्ति। इसके तहत 1955 में नागरिकता अधिनियम को लाया गया था, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 10 के तहत ही क्या किया गया था, 1955 में जो हमारा नागरिकता अधिनियम है वो लाया गया है।
और आपको पता है नागरिकता अधिनियम जो है उसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं और हाल फिलहाल में ही अभी जो मैंने बताया CAA का संशोधन हुआ है, वो 1955 में जो अधिनियम लाया गया था उसी अधिनियम में ही संशोधन फिर से किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 10 में क्या बात की गई है, संसद की शक्ति, और इसके तहत 1955 में नागरिकता अधिनियम को लाया गया था। यानी नागरिकता अधिनियम हम बात करें कब आया था, तो 1955 में आया था। और बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाएगा और कई सारे एग्जामों में पूछा भी गया है कि नागरिकता अधिनियम कब आया था, ठीक है, या कब लाया गया था, या किस आर्टिकल के तहत नागरिकता अधिनियम को लाया गया था। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल होगा 10 और कब आया था ये, तो 1955 में। ठीक है, ये जो नागरिकता अधिनियम है, हालांकि इसमें कई बार संशोधन किए गए और फिर उसके बाद अभी 2019 में भी इसमें संशोधन किया गया है। तो ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे कि क्या कैसे होता है। बस यहाँ पे हम आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे इतनी छोटी छोटी जो बातें हैं, थोड़ा इसकी एक एक लाइनें यदि आपको याद रहेंगी तो उन एक लाइनों में से आप उसका पूरा इतिहास समझ सकते हो। ठीक है, यानी तो हमने बात की आज भाग दो में हमने देखा, थोड़ा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। भाग 2 में हमने देखा नागरिकता के बाद हमने बात की 5 से 11 तक इसमें क्या थे, अनुच्छेद थे। 5 में हमने देखा कि जो भी है नागरिकता की परिभाषा है, इसके जो भी कुछ शर्तें हैं, यानी कि जो नागरिकता प्राप्ति के आधार हैं, किस किस आधार पे हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि जन्म से हो गया, वंश से हो गया, पंजीकरण से हो गया या उद्देशीकरण से हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो हमारा जो आर्टिकल 6 है उसमें बात की जाती है कि पाकिस्तान को जो चले जाते हैं, प्रवर्जन कर जाते हैं, उसके बाद वो 1900, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बाद का या पहले का नहीं लिया जा रहा, तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1948, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ना तो इससे पहले जो आए हैं उनको दी जाएगी, ना तो इसके बाद जो आए हैं उनको दी जाएगी। और ये डेट के पहले जो आ गए, ठीक है, यानी कि इसके जो पहले आ गए हैं, सॉरी, यहाँ पे जो पहले आ गए हैं उनको ही दी जाएगी। जो बाद में आए हैं या 19 जुलाई के बाद जो 20 जुलाई 1948 को भी आए हैं तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, जो पाकिस्तान को चले जाते हैं, यानी आर्टिकल 6 में किसी एक देश का नाम वर्णित है कि इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि यदि कोई यहाँ से हमारे देश से बांग्लादेश चला गया है और वो 19 जुलाई 1948 से पहले हमारे देश में आ रहा है, हम उसको नागरिकता दे देंगे। ठीक है, इम्पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल 6 में यही बात की गई है कि जब हमारा भारत डिवाइड होता है तो उसके बाद कुछ जो नागरिक थे पाकिस्तान जाते हैं, उसके बाद फिर पुनः वापस आ जाते हैं और इस डेट के अंदर ही उनको ही भारत की नागरिकता दी जाती है। उसके बाद हमने 6 में देखा, जो हमारा 7 था, 7 में हमने बात की कि भारत से प्रवर्जन करने वाले लोग और विदेशी लोगों को नागरिकता। ठीक है, यानी कि जो भी भारत से प्रवर्जन करते हैं, अब यहाँ पे पाकिस्तान या कोई एक देश का नाम नहीं दिया हुआ है, पर्टिकुलर देश कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आप यदि किसी भी देश का, भारत के नागरिक, भारत के लोग किसी भी देश में जाते हैं और वहाँ से पुनः आते हैं या कोई विदेशी भारत आता है, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। और आर्टिकल 8 और 7 दोनों में ही बात की गई है कि विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता देने की। ठीक है, यानी आर्टिकल 8 में क्या बात की गई है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता देना है। और आर्टिकल 9 में क्या बात की गई है, हमने देखा कि आर्टिकल 5 में तो क्या था, उसकी परिभाषा थी, और आर्टिकल जो हमारा 6, 7 था और 8 था। ठीक है, इसमें नागरिकता देने का प्रावधान किया जा रहा, लेकिन जो 9 है इसमें क्या बात की जा रही, नागरिकता समाप्त करने की, यानी भारत की नागरिकता समाप्त करने का यदि प्रावधान है किसी अनुच्छेद में, वो कौन सा अनुच्छेद है, हमारा आर्टिकल 9 है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या है, संसद की शक्ति हो गई और इसके तहत 1955 में नागरिकता अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, इसी के तहत जो 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था तो अनुच्छेद 10 में ही लाया गया था। और यहाँ पे हमने देखा, ये सारी बातें समझी, और ये बात आप याद रखना कि जो आर्टिकल 9 है हमारा, उसी के तहत हमारी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, पूरे संविधान में आर्टिकल 9 में ही बात की गई है कि आपकी नागरिकता कैसे, भारत की नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी। तो ये सारी बातें आई होप कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे अपना भाग 3 जो है 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। ठीक है, ये आपके चैप्टर में पूरा सब कुछ है, अलग अलग चैप्टर से पूरा दिया हुआ है।
तो वहाँ पे तो इसको कवर करेंगे ही और डिटेल से। बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसका शॉर्ट नोट हम पढ़ रहे हैं कि कैसे एक क्विक रिवीजन करने के लिए हमारी जो नोट्स है वो यदि अनुच्छेद से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम इसको पहले करेंगे, उसके बाद ही हम अब आगे के जो भी चैप्टर है उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी को ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और यदि आप में से जो भी देख रहे हो एक दो बार वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी आप भूल पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि सारी बातें आपको याद रहें और लंबे समय तक, यदि एक दो बार देख लेते हो तो इतना तो मैं गारंटी लेती हूँ कि लंबे समय तक आपसे ये सारी बातें याद रहेंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।